17 जनवरी 1966 अमेरिका एक ऐसी गलती कर बैठता है जो पूरी दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेलने से बस 1 इंच की दूरी पर रह जाती है। वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होते होते रह जाता है। लेकिन ये कहानी आप सबसे अभी तक छुपाई गई है। आपने अमेरिका की हिरोशिमा और नागासाकी वाली बात तो सुनी होगी, जब अमेरिका ने सबसे पहले अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पे वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने के लिए गिराए थे। लेकिन ये बात 1966 की है और ये बात डेफिनेटली आपको पता नहीं होगी। अब असल में 17 जनवरी 1966 को एक B-52 बॉम्बर, अमेरिका का बॉम्बर, स्पेन की कोस्ट लाइन के ऊपर से 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स लेके उड़ रहा था और इनमें से हर एक हाइड्रोजन बॉम्ब इतना शक्तिशाली था, करीब 1.4 मेगाटन्स का था, जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिराए गए बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। पर ये B-52 बॉम्बर उड़ क्यों रहा था उस जगह पर, स्पेन के ऊपर, और बॉम्ब्स लेके क्यों उड़ रहा था? असल में ये B-52 बॉम्बर अपने 24 घंटे के पेट्रोल पर था। किस बात की पेट्रोलिंग? असल में ये पेट्रोलिंग अमेरिका के एक ऑपरेशन क्रोम डोम का हिस्सा थी। ये ऑपरेशन अमेरिका ने चला रखा था ताकि सोवियत यूनियन से कोल्ड वॉर का जो खतरा था उस पर नजर रखी जा सके। अब जिनको नहीं पता है कि कोल्ड वॉर क्या होती है, अब असल में कोल्ड वॉर 2 आइडियोलॉजीज की लड़ाई थी। अमेरिका और सोवियत यूनियन 1941 में आमने सामने थे। एक तरफ अमेरिका था कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी जैसी आइडियोलॉजीज के साथ, दूसरी तरफ सोवियत यूनियन था कम्युनलिज्म और सोशलिज्म की आइडियोलॉजीज के साथ। यानी अमेरिका मानता था कि जो कुछ भी है वो जनता का है, जो कुछ भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, पैसा कमाते हैं, सब आप ओन करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सोवियत यूनियन ये चाहता था कि सब कुछ सरकार ओन करे, यानी आपका देश है, आप रह रहे हैं उसमें, सब कुछ ठीक है, लेकिन सब कुछ आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, सब कुछ सरकार ओन करेगी और सब कुछ कम्युनिटी का होगा। इसी को बोलते हैं कम्युनलिज्म। और ये आइडियोलॉजीज की जंग इतनी बड़ी थी कि पूरी दुनिया 2 तरफ बढ़ चुकी थी। जर्मनी जैसे देश कम्युनलिज्म को प्रेफर कर रहे थे कि हाँ, सब कुछ सरकार का होना चाहिए, वहीं अमेरिका जैसे देश डेमोक्रेसी पे जोर दे रहे थे। तो ये जो B-52 बॉम्बर है, ये 4 B-28 FI बॉम्ब्स को लेकर उड़ रहा था। इतने खतरनाक बॉम्ब्स कि पलक झपकते ही पूरा स्पेन खत्म हो सकता था। तो ये बॉम्बर 24 घंटे के पेट्रोल पे था, लेकिन उस समय की कोई भी टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल नहीं थी कि 24 घंटे तक एक प्लेन हवा में रह सके। इसलिए उस बॉम्बर को हवा में ही रिफ्यूल करने की जरूरत पड़ती थी। अब इस बॉम्बर को रिफ्यूल करने के लिए एक दूसरा प्लेन आता है, रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट, जिसका नाम था KC-135। और करीब 31,000 फीट की ऊंचाई पर KC-135 इस B-52 बॉम्बर को रिफ्यूल करना स्टार्ट करता है। लेकिन किसी कारण की वजह से, कुछ पैरामीटर्स स्लिप होने की वजह से, ये B-52 बॉम्बर अपने ही रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट से टकरा जाता है। इस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट में 4 क्रू मेंबर्स थे, चारों के चारों खत्म हो जाते हैं और B-52 बॉम्बर में 3 क्रू मेंबर की मृत्यु हो जाती है। ये B-52 बॉम्बर बीच में से आधा हो जाता है और इसमें रखे हुए अल्ट्रा डिस्ट्रक्टिव कार्गो यानी न्यूक्लियर बॉम्ब्स नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। नीचे स्पेन का एक छोटा सा मछुआरों का गांव था, पालोमरेस। अब कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब होता है उसमें सेफ्टी मैकेनिज्म पहले लगे होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी सी गलती से आपके न्यूक्लियर बॉम्ब एक्टिवेट हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो न्यूक्लियर बॉम्ब में एक छोटी सी गलती से पूरा देश तबाह हो सकता है या जंग शुरू हो सकती है। तो किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब में खूब सारे सेफ्टी मैकेनिज्म लगे रहते हैं। अब बॉम्ब नीचे गिर रहे थे, लेकिन कुछ बॉम्ब्स का पैराशूट खुल जाता है। पहले और दूसरे बॉम्ब का पैराशूट नहीं खुलता है और ये सीधे आके जमीन पे धड़ाम से गिरते हैं। अब सेफ्टी मैकेनिज्म की वजह से इनमें जो प्लूटोनियम कोर होता है वो तो ब्लास्ट नहीं होता, न्यूक्लियर बॉम्ब तो एक्टिवेट नहीं होता, लेकिन किसी भी न्यूक्लियर बॉम्ब में ट्रेडिशनल एक्सप्लोसिव्स भी होते हैं, जैसे कि TNT, RDX वगैरह। ये गिरते ही एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे जो प्लूटोनियम कोर होता है वो कंप्रेस होता है और कंप्रेस होके पल्वराइज हो जाता है, यानी कुछ हद तक एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पूरे इलाके में, करीब 500 एकड़ की इलाके में एक हाईली रेडियो एक्टिव डस्ट का क्लाउड बन जाता है। जो तीसरा बॉम्ब होता है उसका पैराशूट खुल जाता है और वो सेफली रिवर बेड के अलोंग लैंड कर जाता है। लेकिन चौथा बॉम्ब कहीं गायब हो जाता है। ना उसको किसी ने गिरते हुए देखा, ना ब्लास्ट होते हुए देखा, वो मिलता ही नहीं है। और ये अमेरिका के लिए एक बड़ी मिस्ट्री बन जाता है। अब जैसे ही अमेरिका को इस बात की खबर लगती है कि न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर गिर चुके हैं स्पेन की धरती पे, अमेरिका अपने हजारों सोल्जर्स तुरंत स्पेन के लिए रवाना करता है।
हैवी मशीनरी के साथ। ये सैनिक वहाँ पे जाके क्या करते हैं, वहाँ पे जो भी रेडियो एक्टिव डस्ट थी, रेडियो एक्टिव मिट्टी थी जो खेतों में इधर उधर फैल गई थी, उसको 5500 स्टील के ड्रम्स में पैक करके किसी तरह भर के यूएस की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी में भेज देते हैं, साउथ कैरोलिना में, यानी अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? अब ये रेडियो एक्टिविटी खतरनाक क्यों होती है? हर कोई इससे रेडियो एक्टिविटी से डरता क्यों है? रेडिएशन से डरता क्यों है? देखो, ये जो रेडियो एक्टिविटी होती है, रेडिएशन होता है, ये एटॉमिक न्यूक्लियर लेवल पे काम करता है। इस रेडियो एक्टिविटी में गामा रेज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि काफी हाई एनर्जी रेज होती हैं। इनमें इतनी ताकत होती है कि एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक सकते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबको अलग करके फेंक सकते हैं। अब जो हमारी मामूली लाइट होती है, विजिबल लाइट, वो केवल हमारी आंखों को देखने की शक्ति देती है। इससे ऊपर के लेवल पे जाए तो यूवी रेज होती हैं, जिनमें इतनी ताकत होती है कि वो बैक्टीरिया, छोटे छोटे वायरसेस को मार सकती है। लेकिन ये जो गामा रेज है, ये आपके एटम्स को ही अलग कर सकती है। अब एक एग्जांपल ले लो, जैसे एक पत्थर है, उसको मैं धूप में रख दूं तो वो गर्म हो जाता है इंफ्रारेड रेडिएशन की वजह से। आप उसे अंदर लेके आ जाएं तब भी उसकी गर्मी बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि अचानक से वो ठंडा हो जाएगा। इसी तरह जब रेडिएशन किसी मिट्टी पे पड़ता है, डस्ट पे पड़ता है या किसी भी पार्टिकल पे पड़ता है, तो उसका असर उसमें रहता है। और वही अगर डस्ट आपके बॉडी के संपर्क में आ जाए, कांटेक्ट में आ जाए, तो वो आपके टिश्यूज को, एटम्स को ब्रेक डाउन कर सकती है। इसको बोलते हैं रेडिएशन सिकनेस। इसलिए वो रेडिएशन इतना खतरनाक होता है। जो मिट्टी होती है फार्मलैंड की, स्पेनिश फार्मलैंड की, आसपास की 500 एकड़ की मिट्टी, उसको ड्रम्स में पैक करके वापस अमेरिका भेजा जाता है। और अमेरिका दुनिया को दिखाने के लिए कि हाँ भाई, हमें उसको भी दुख है, सिंपैथी है उस चीज़ का, वहाँ के जो लोकल फार्मर्स होते हैं जिनको प्रॉपर्टी लॉस होता है, उनकी क्रॉप्स डैमेज हो चुकी होती हैं, उनको थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करता है। और यही नहीं, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप की भी फैसिलिटी अरेंज करवाता है। लेकिन अभी भी अमेरिका के लिए उस चौथे बॉम्ब की मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि ये इतना खतरनाक था अमेरिका के लिए कि अगर वो बॉम्ब सोवियत यूनियन के हाथ लग गया तो अमेरिका ने जो भी इतने सालों मेहनत करके, इतने सारे वैज्ञानिकों को इकट्ठा करके जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इजाद की है, वो दुश्मन के हाथ लग जाती। इसलिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अपनी अमेरिकन नेवी भेजी, हजारों सिपाही भेजे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजी भेजी उस समय की, इंक्लूडिंग डीप वाटर सबमर्सिबल्स, यानी सबमरीन जैसी टेक्नोलॉजीज, उस आखिरी बॉम्ब का सर्च करने के लिए। लेकिन कहीं से कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था, कोई उसके लिए लीड नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन लीड एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से आती है। उसी पालोमरेस गांव के एक मछुआरे से अमेरिका को पता लगता है कि उस मछुआरे ने एग्जैक्टली वो बॉम्ब देखा हुआ था कि किस स्पॉट पे वो बॉम्ब गिरा हुआ है। बस फिर क्या था, अमेरिका उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करता है और फिर फाइनली 81 डेज के बाद, इस क्रैश के 81 डेज के बाद वो स्पॉट आइडेंटिफाई होता है और 2850 फीट की गहराई से वो बॉम्ब रिकवर किया जाता है। ये अमेरिका के लिए काफी बड़ी जीत थी, क्योंकि उसने अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को दुश्मन के हाथों में से जाने से बचा लिया था। इसी वजह से अमेरिका उस मछुआरे को द बॉम्ब फिशरमैन का नाम दे देती है। लेकिन अभी भी अमेरिका की दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। अभी अमेरिका को पूरी दुनिया को ये साबित करना था कि हाँ, ये हादसा था और अब वो जगह पूरी तरीके से सेफ है। इस बात का ढोंग करने के लिए, साबित करने के लिए, अमेरिका अपने स्पेन के एम्बेसडर को और स्पेन के टूरिज्म मिनिस्टर को लाखों डॉलर रिश्वत खिलाता है, ताकि वो वहाँ के लोकल वाटर्स, जहाँ पे बॉम्ब गिरा था, वहाँ पे लोकल वाटर्स, लेक या स्विमिंग पूल जैसी कोई भी जगह पे जाके स्विम करके लोगों को दिखा सके कि हाँ, अब वहाँ पे रेडिएशन नहीं है। और होता भी ऐसा ही है, उनको कुछ होता नहीं है, लेकिन उस जगह की अमेरिका फेंसिंग करवा देता है, ताकि अगर 1% भी चांस हो किसी रेडिएशन का तो उससे कोई भी प्रभावित ना हो। अभी पालोमरेस का जो इंसिडेंट होता है, ये काफ़ी सारे सवाल खड़े करता है, काफ़ी सारी हिस्ट्री लेके आता है। अमेरिका इस इंसिडेंट के बाद लाखों डॉलर खर्च कर देती है उन लोकल रेजिडेंट्स पे जिनका प्रॉपर्टी लॉस होता है, क्रॉप का लॉस होता है। और साथ ही स्पेन इस हादसे का सहारा लेके अमेरिका की जितनी भी मिलिट्री फ्लाइट्स होती हैं उनको बैन कर देती है अपने एयर स्पेस में एंटर करने से। एक डील होती है कि अमेरिका का कोई भी फाइटर प्लेन ना तो न्यूक्लियर वेपन को कैरी करके स्पेन के ऊपर से निकल सकता है और ना ही आसपास से। आज भी पालोमेरेस का जो गांव है वो हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितने पास पहुंच गई थी एक न्यूक्लियर डिजास्टर के। एक छोटी सी गलती से पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में धकेली जा सकती थी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, जय हिंद।